कड़कती धूप में नींबू पानी बेचने वाली को मिला रॉयल फैसिलिटी वाला ससुराल। नींबू पानी ले लो, ताजा ताजा एनर्जी भरा नींबू पानी। इस गर्मी में अपनी एनर्जी को वापस लाने के लिए पी लो। चिल्लाते चिल्लाते गला भी सूख गया, लेकिन कोई भी नींबू पानी लेने आया नहीं। रिया ऐसे ही नींबू पानी बेचते हुए मेहनत कर रही थी। अभी वो नींबू पानी के लिए आवाज लगा ही रही थी कि तभी वो चिल्लाते चिल्लाते थक गई। कुछ देर उसने इंतजार किया, जिसके बाद कुछ ग्राहक आए और अरे वो नींबू पानी। चल जतिन, नींबू पानी पीते हैं। बहन 2 ग्लास ठंडा नींबू पानी लगा दो। हाँ, और मसाला जरा ज्यादा डालना। जी, देती हूँ। रिया ने ऐसे बोलकर नींबू को काटा और उन दोनों ग्राहकों के लिए उसने नींबू पानी बना दिया। रिया एक बेहद ही गरीब लड़की थी। उसका नींबू पानी लेते ही जतिन और मोहित ने उसे मुंह से लगाया, लेकिन जतिन ने उसी वक्त उसे थूक दिया। और क्या है ये सब? इसको तुम नींबू पानी बोल रही हो? साहब, क्या हो गया? क्या हुआ तुझे जतिन? ऐसे क्यों कर रहा है? अरे भाई, ये बोल रही है ठंडा ठंडा ताजा ताजा नींबू पानी, और इसमें कोई ठंडक नहीं है। ऊपर से ना तो मसाला है और ना ही नींबू इसके अंदर अच्छे से डाले गए हैं। तुझे ये सब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मजबूर बहन की मजबूरी नहीं दिखाई दे रही तुझे। जरा गौर से देख इस रेडी को। यहाँ ना कोई फ्रिज है, ना ही कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो महंगी हो। अगर कुछ है तो वो है मजबूरी। कौन लड़की इस कड़कती गर्मी में काम करना चाहेगी यार, सिवाय वो जिसकी मजबूरी हो। इसलिए गरीब से कभी अपने नहीं, उसके भले के लिए भी चीजें ले लेते हैं यार। आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं साहब, वरना मुझे तो लगा था कि आप दोनों ही इस नींबू पानी को फेंक देंगे। आजकल किसानों ने नींबू के दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। हर एक चीज पर महंगाई बढ़ने को है, तो बस जैसा हमें मिल रहा है हम वैसा ही बेच रहे हैं। इससे अच्छा है कि तुम कुछ मत बेचो, समझ आया? उससे तो अच्छा ये होगा कि तुम लोग ना भीख मांग लो। कम से कम लोगों को धोखे में तो नहीं रखोगी। ये लो, इस लायक है तुम्हारा नींबू पानी। जतिन, माफ करना यार मोहित, मैं तेरी तरह महान नहीं हूँ। मुझसे नहीं किए जाते ये महान काम, इसलिए मैं यही कर सकता हूँ। लो बहन, तुम अपने नींबू पानी के पैसे रखो। आखिर क्यों भगवान, हम गरीब ही क्यों हमेशा बंदूक की नोक पर रहते हैं? कोई भी वार हो और चोट हमें आए, मैं मेहनत कर तो रही हूँ ना। आधे से ज्यादा लोग मुझसे बुरा सुलूक करते हैं और आधे लोग मुझ पर तरस खाकर नींबू पानी लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती हूँ। रिया बेचारी ऐसे ही उदास हो गई थी। रिया एक बेहद ही गरीब लड़की थी जो कि अपनी मासी के बेटी सिया के साथ रहती थी। रिया और सिया दोनों के ही माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद दोनों बेटियां अनाथ हो गई थीं और अब वो दोनों ही बहनें एक दूसरे का सहारा बन चुकी थीं। रिया बड़ी बहन थी जो कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए सिया को पढ़ाने लिखाने की वजह से नींबू पानी बेचकर ही गुजारा करती थी, और सिया स्कूल जाया करती थी। रिया हर रोज अपनी पूरी मेहनत से नींबू पानी बेचती थी। टीवी में न बर्फ ही न ठंडा पानी होने की वजह से उसकी बिक्री बहुत ही कम हुआ करती थी। ये मटका, इसमें भी अब पानी ठंडा नहीं होता है। ना मेरे पास बर्फ है, ना ही फ्रिज। इस मटके की नींबू पानी भला किसको ही पसंद आ सकता है? मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम बदल देना चाहिए, लेकिन मैं करूंगी क्या? रिया दीदी। अरे तू सिया? हाँ, स्कूल से आ गई। लेकिन आप ये बताओ कि आप इस बीच चौराहे पर क्यों खड़ी हुई हो? कितनी धूप है यहाँ, कहीं और रेडी लगा लो ना। रेडी लगा लो? कहीं और? हाँ, ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रही हो? नहीं, अभी मैं चौराहे पर से नहीं जा सकती हूँ। जब मैं दोपहर का खाना खाने को आऊंगी ना, तब यहाँ से रेडी हटा लूंगी। अभी नहीं, अभी तो कितनी स्कूल की छुट्टी होगी, हो सकता है कि मेरी कुछ बिक्री हो जाए। रिया की बात को सुनकर सिया चली गई। रिया वहाँ खड़ी रही, लेकिन कुछ खास बिक्री नहीं हुई। दोपहर को रिया अपने घर रेडी लेकर वापस आ गई। सिया ने खाना बना दिया था। आ गई दीदी। हे भगवान, घर तो बाहर से भी ज्यादा तप रहा है। हाँ दीदी, वो खाना बनाया था ना, तो चूल्हे की आग अभी अभी ही बुझी है। तो क्यों करती है इतनी ज्यादा मेहनत? अभी तो स्कूल से आ रही है और अब आते ही खाना बनाना। आप भी तो ऐसे ही मेहनत करती हो, मैंने कुछ कहा? आओ आप बैठो, मैं आपको हवा करती हूँ। ये घर में कुछ कम लगेगी, और हाँ, मना नहीं करना। सिया ने रिया के लिए प्लेट में खाना निकाला, जिसके बाद दोनों बहनें एक साथ बैठ गईं। रिया खाना खा रही थी और सिया उसको पंखे से हवा कर रही थी। दी, कितनी जल्दी हमारी जिंदगी का सब बदल गया ना। हमारे माँ बाबा सभी छोड़ गए। वक्त का कुछ पता नहीं है सिया, और पता नहीं उनका यूँ हमें छोड़कर जाना ना जाने किस बात के लिए हो। अरे नहीं, मुझे तो आने में ही 1 घंटे से ज्यादा लग गया। अब तो जाने का वक्त हो रहा है। अरे दीदी, खाना तो खाकर जाओ पूरा। नहीं सिया, अब रात को खा लूंगी। अभी मुझे बस्ती में जाकर ठेला लगाना है। इस वक्त वहाँ पर ना एक घर बन रहा है,
तो वहाँ के कारीगर मुझसे ले लेते थे नींबू पानी। मैं उन्हीं लोगों को देखती हूँ। रिया ऐसे बोलकर अपनी रेडी को बस्ती की तरफ को ले गई। वो रोजाना ऐसे ही मेहनत करती थी। रिया बाहर रेडी लगाया करती थी और सिया घर का काम करती, जिससे कि दोनों बहनों की जिंदगी गुजर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। गर्मी ऐसे ही हर एक दिन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने पर ही थी और दोनों बहनों का नींबू पानी का मटका अब कम काम करता था। ऐसे ही आज के दिन भी एक गली के नुक्कड़ पर रिया ने रेडी लगाई हुई थी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी? पता नहीं यहाँ कोई आ क्यों नहीं रहा है। अरे बेटा, गरीबों का सामान ऐसे थोड़ी ना बिकता है आसानी से। सही कहा अम्मा, जिसको सब आसानी से मिल जाए फिर वो गरीबी क्या? गरीबी का तो दूसरा नाम ही परेशानी है। वैसे आप बताओ अम्मा, आपकी भी तो अभी एक भी कच्ची आमी नहीं बिकी है। आपका गुजारा कैसे होगा? बेटा, ये बिके या ना बिके मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बस मैं अपना वक्त गुजारने के लिए आ जाती हूँ। वैसे घर में मेरी बहू है और बेटा भी है, दोनों बड़े ही नेक है, लेकिन मेरा घर में दिल नहीं लगता। जब से मेरे पति गए हैं, हर एक जगह हर एक कोना ऐसा लगता है कि जैसे मानो खाने को आ रहा हो। इसीलिए मैं घर से अपना वक्त बिताने को ये आमियाँ लेकर निकल जाती हूँ। कम उम्र में भी मैं बिल्कुल आपकी ही तरह महसूस करती हूँ अम्मा। सच कहा आपने, जब अपने छोड़कर चले जाते हैं ना, तो उनकी जगह पर रहना और उनके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी शायरी हो गई हो तो हमें नींबू पानी मिलेगा। चल बता सुरभि, कितने ग्लास चाहिए? तू है, मैं हूँ, अंजलि और रूपा, तो 4 ग्लास ले लेते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। आपको छोटा ग्लास दूं या बड़ा? छोटा ग्लास 10 रुपए और बड़ा 20। अरे तुम तो बताइए। ओहो, 4 ही दे दो बड़े वाले। अब क्या हम 10-10 रुपए वाले ग्लास पियेंगे? पूजा की बात को सुनकर रिया ने उन सभी के लिए अपनी मटकी के पानी से नींबू पानी के 4 बड़े ग्लास बना दिए, जिन्हें पीने के बाद थू, ये क्या है? इसको तुम नींबू पानी बोल रही हो, जिसमें ना ठंडक है, ना ही नींबू और ना ही चीनी? जी हाँ, वो गर्मी ज्यादा है ना, तो रिलैक्स गर्ल्स। क्या रिलैक्स? सारे मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया है मेरा तो। ओह, मैंने ये क्या पी लिया? अगर तुम यहाँ मजाक ही करने को खड़ी हुई हो ना, तो हम पागल नहीं है जोकर बनने को, समझ आया? हम कोई पैसे नहीं देंगे और तुम खुद ये बेकार नींबू पानी पीकर देखना, समझी? सही कहा बहना, तुम ये पैसे ले लो और अपनी सहेलियों के बुरे बर्ताव के लिए मैं माफी चाहती हूँ। हाँ। सुरभि ऐसे ही रिया को पैसे देते हुए चली गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं बेटा, रोना नहीं। ऐसे रोगी तो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगी? रो नहीं मेरी बच्ची, गरीब को तो दुनिया ऐसे ही आंखें दिखाती है। तू पैसे रख। अम्मा, मैं क्या करूं? जितना मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लोगों को नींबू चीनी और ठंडाई से भरा हुआ नींबू पानी पिला सकूं। मैं जैसा बनाती हूँ वो लोग को पसंद नहीं आता है और मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है कि जो मैं इस काम को बदल दूं। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तू एक काम कर सकती है। तू शादी के ऑर्डर लेने शुरू कर देना। तो ब्याह शादी में अपने नींबू पानी का स्टॉल लगाना और तुझे तेरे घंटों के पैसे मिल जाएंगे। वहाँ तुझे अपना कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं। वो तो वही लोग तुझे सामान मंगवा कर देंगे जिनके यहाँ शादी होगी। क्या ये हो सकता है अम्मा? अगर ये हो सकता है तो मुझे नहीं पता है कि कैसे होगा। तू चिंता क्यों करती है? अभी तेरी अम्मा जिंदा है, तेरा भाई है ना। मेरा बेटा तो शादी में डेकोरेशन का काम करता है, तो मैं इससे इस बारे में बात कर लूंगी। अम्मा, अगर आप मेरा ये काम लगवा दे तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रिया ने ऐसे ही शारदा के आगे हाथ जोड़ लिए। शारदा ने रिया को मानो एक राह दिखा दी थी। शारदा ने घर जाते ही अपने बेटे से बात की। उसने भी उस बात को अच्छे से समझ लिया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन रिया ने रेडी लगाई हुई थी कि शारदा अपने बेटे राम के साथ वहां आ गई। Park Avenue Eau de Perfume, master blended by experts. Park Avenue Euphoria, unleash your X factor. साथ वहां आ गई। कैसी है रे बेटी तू? नमस्ते अम्मा। अरे आप राम भैया है ना? नमस्ते। हाँ, मैं राम ही हूँ। रिया नाम है ना तुम्हारा? रिया, मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। अब से तुम शादियों में नींबू पानी लगाना और उसके बदले अपनी मेहनत और वक्त के पैसे ले लेना। आज के दिन तुम्हें शाम को अमीरों की बस्ती राधिका गार्डन जाना है। वहाँ तुम्हें मिश्रा जी के यहाँ पर स्टॉल लगानी है। तो अभी तुम घर जाओ और हाँ, अच्छे से नहा धोकर वहाँ आना। ओके? क्या सच में? अरे वाह अम्मा और भैया, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आप लोगों का शुक्र अदा करूं। सच में आप लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं।
रिया ऐसे ही खुश होने लगी थी। वो अपनी रेडी को लेकर जा रही थी, लेकिन उसकी रेडी का वजन आज और दिनों की तरह भारी नहीं था। उसके कदम हल्के थे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अभी रिया जा ही रही थी कि उसने एक अमीर परिवार को सड़क किनारे खड़े हुए देखा। हाय, अब तो गला भी सूख रहा है, कहीं पानी नहीं मिल जाएगा? माफ कीजिए, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? हम अनजान इंसान को क्यों बताए कि हम क्यों खड़े हुए हैं? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद ही कर दूं। फिलहाल तो एक मदद कर दो, यहाँ पानी मिल जाएगा क्या बेटा? अरे अंकल, ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मैं नींबू पानी बेचती हूँ, पियेंगे? नींबू पानी? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? माँ चलो नींबू पानी पीते हैं। नैना ने ऐसा बोलकर नींबू पानी मांगा। रिया ने पहले ही सभी को बता दिया था कि नींबू पानी का स्वाद शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पानी ठंडा नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार ने उससे लेकर पानी पिया और सभी को गर्मी में वो बेहिसाब पसंद आ गया। अब जाकर मिले ना मेरे सूखे हुए गले को राहत। सच में ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे गले में कांटे निकल आए हैं। सभी को नींबू पानी पिलाकर रिया अपनी पार्टी बुकिंग में जाने के लिए घर को निकल गई। जब सिया को रिया के इस नए काम के बारे में पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई और दोनों बहनें जाने के लिए तैयार हो गईं। शाम के वक्त वो राधिका गार्डन भी चली गईं, जहां जाने के बाद उन्होंने सजावट से मिलाते हुए अपना नींबू पानी का स्टॉल लगा लिया। और अरे वाह, ग्रेट, यहाँ पर नींबू पानी भी मिल रहा है। एक ग्लास नींबू पानी प्लीज। ओह सॉरी, 2 ग्लास। दोनों लड़कियों को रिया और सिया ने मिलकर नींबू पानी बनाकर दिया, जिसको पीने के बाद सुनो गौर से, पेप्सी वालों, बुरी नजर न डियो पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी। एकदम सही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नींबू पानी के जैसा स्वाद किसी और चीज में मिलना लाडली डिस्पॉसिबल। दोनों सहेलियां ऐसे मजाक करते हुए नींबू पानी पीते हुए वहां से चली गईं। ऐसे ही दावत में आए हुए एक एक शख्स ने नींबू पानी को बड़े ही चाव के साथ पिया। जब रात को मिश्रा जी ने सभी का हिसाब किया तो लड़कियों को बाकी स्टॉल वालों के मुकाबले ज्यादा पैसे मिले। भाई तुम दोनों ने आज मेरी बेटी की शादी की लाज रख ली। सच में सभी ने नींबू पानी को इतने मन से पिया है कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम दूं। सभी ने फंक्शन की बड़ी तारीफ की, बस नींबू पानी की वजह से। इसलिए ज्यादा तो नहीं दूंगा, लेकिन ये 5000 रख लो। अरे ये लो दी, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अब पता चला आपको कि आप नींबू पानी कितना अच्छा बनाती थी। बस थोड़े से बर्फ ने उसका स्वाद निखार दिया। सिया की बात को सुनकर रिया मुस्कुरा दी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब दोनों बहनें शादियों में नींबू पानी का स्टॉल लगाने लगी। उनका काम भी चल रहा था। ऐसे ही आज के दिन भी वो एक शादी में स्टॉल लगा ही रही थी कि तभी हाँ बोल सिया। दीदी देखो ना, ये दुल्हन है, तैयार होकर कितनी सुंदर लग रही है ना ये। कहाँ? हाँ सही कहा। अरे नहीं। रिया ने जैसे ही दुल्हन को पहचाना वो खुद को छिपाने लगी, लेकिन दुल्हन ने उसका चेहरा देख लिया था। वो अपने कमरे में वापस गई। अभी बारात नहीं आई थी। और शांता भाई, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास नींबू पानी तो ला कर देना। और हाँ, वो जो नींबू पानी वाली लड़की है ना, उसके हाथ ही नींबू पानी भिजवाना, ठीक है ना? जी। शांता ने दुल्हन के कमरे में रिया को जाने को बोला। रिया को पता नहीं था कि वो कमरा दुल्हन का है। वो वहाँ गई और क्या मैं जाऊँ? आ जाओ। तुम? हाँ मैं। घबरा क्यों रही हो? ये रहा आपका नींबू पानी। रुक जाओ रिया, मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो। हाँ बोलो। देखो मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मुझे बेइज्जत नहीं करना। रिलैक्स, मैं क्यों तुम्हें बेइज्जत करूंगी? तुम तो मुझे ऐसा अवॉइड कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। देखो रिया, मैं नहीं जानती हूँ कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम तो पढ़ाई में और हर एक चीज में कितनी अच्छी थी ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हर एक चीज बताई नहीं जाती, और फिर ये तो एक लंबी कहानी है। बस ये समझ लो कि अभी मेरी परीक्षा चल रही है। अच्छा अब जा रही हूँ, वरना स्टॉल पर मेरी बहन अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। रिया ऐसे बोलकर चली गई। सुरभि बस उसको देख रही थी। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीता। बारात के आने का लड़की वालों के मेहमान इंतजार कर रहे थे। सभी तरफ इंतजार की घड़ियां चल रही थीं। अभी बारात आ ही रही थी कि तभी सुरभि के पिता अनिल के पास फोन आया। अरे अखिलेश जी, इतना वक्त क्यों लग रहा है? हमारा एक्सीडेंट हो गया है। वैसे तो सभी ठीक हैं, लेकिन जो गाड़ी ठुकी है वो BMW थी, और अब उसकी रिपेयर के लिए उसका मालिक हमसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, वो भी कैश। क्या हुआ जी? सुरभि की बारात आ क्यों नहीं रही है? वो बात ये है कि अनिल ने सारी बात बता दी, लेकिन लोग बातें बनाने लगे।
मुझे तो लगता है कि वो लोग बस बहाना बना रहे हैं और उन्हें ये शादी करनी ही नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। बाबा आप दे दो ना उन्हें 2 लाख रुपए। बेटा इतने पैसे मैं कहाँ से दे दूं? सभी तरफ टेंशन का माहौल था कि तभी रिया बोली, चिंता नहीं करो सुरभि, तुम्हारी डोली तो आज ही के दिन उठेगी। वो कैसे? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, तो मैं भी अब एक हमदर्द बनकर बहन की तरह तुम्हारी मदद करूंगी। सिया तू यही रहना। रिया ऐसे बोलकर अपने घर को आ गई। उसकी माँ की एक जोड़ी सोने की पायल थी जिन्हें रिया ने कभी बेचने को नहीं सोचा था, लेकिन आज के दिन रिया ने उन्हें निकाला और सुरभि के लिए उन्हें बेच दिया। उन्हें बेचकर उसने 2 लाख रुपए सुरभि के पिता के हाथ पर रख दिए। जिसके बाद सुरभि की बारात आई। किसी को रिया की इस खामोशी से की गई मदद का पता नहीं था सिवाय सुरभि के परिवार के। सुरभि उसके बाद खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए विदा हो गई और रिया अपना स्टॉल हटाकर अपनी बहन के साथ घर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। अब हर जगह रिया के नींबू पानी के चर्चे थे। वो हर रोज कहीं ना कहीं स्टॉल लगाने को जाया करती थी। ऐसे ही आज के दिन भी वो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि के ससुराल में। अखिलेश जी, मैं सोच रही हूँ कि अब अच्छी सी कोई लड़की देखकर अपने सुमित की भी शादी करवा दूं। पंडित जी को बुला देना जरा। माँ जी अगर इजाजत हो तो एक लड़की मेरी नजर में भी है, बड़ी अच्छी है। हाँ बता बहू। वो बहुत अच्छी है माँ, दूसरों की फिक्र करती है, उनकी मदद करती है, संस्कारी भी है, लेकिन बस एक कमी है, वो नींबू पानी बेचती है। भाभी आपको मैं ऐसा लगता हूँ? आपको लगता है कि मेरी शादी किसी नींबू पानी बनाने वाली से होनी चाहिए? अरे मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था भाभी। तो क्या हुआ देवर जी, क्या नींबू पानी बेचने वाला इंसान नहीं होता है? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैंने क्या बोल दिया हो। आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड मैन है ना। पता है उस गरीब लड़की ने अपनी माँ की आखिरी निशानी को बेचकर आप लोगों की बारात वाले दिन मदद की थी। नहीं, कोई गरीब ऐसा नहीं करता है। ठीक है बहू, अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी है तो हम उसके घर बात करने चलेंगे। चलेंगे। शांति का फैसला आखिरी फैसला था। उसके फैसले के आगे कोई भी बोल नहीं पाता। और सुरभि के साथ पूरा परिवार रिया को देखने आया। रिया ने शादी के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी अपनी बहन को अपने साथ रखने की, जिस पर भी सभी राजी हो गए। और 1 हफ्ते के बाद रिया की अमीर लड़के सुमित के साथ शादी हो गई थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब रिया सुमित के साथ ब्याह कर अपने ससुराल आई। सिया भी साथ ही थी। यकीन नहीं होता दीदी कि आपका ससुराल है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा ससुराल है। ये सब तो देखने में ही कितना रॉयल है। ऐसे रिएक्ट नहीं करो जैसे कि तुम किसी बहुत ही ज्यादा गरीब लड़के की पत्नी बनी हो। चुपचाप अंदर चलो। सुमित रिया को गार्डन गेट से अंदर ले गया, जहाँ पूरे गार्डन में लाइट और फूलों से बहू के आने की सजावट हो रखी थी। वो जगह एकदम रॉयल लग रही थी। आसपास लाइट्स और पाँव में बिछे हुए फूल एकदम अनरियल लग रहे थे। चलते चलते रिया अपने मेन डोर तक पहुंच गई, जहां उसका पूरा ससुराल उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। सिया बेटा, तू अंदर आजा, अब तेरी बहन का गृह प्रवेश होगा। ठीक है। स्वागत है भाभी आपका हमारे इस घर के अंदर। चलिए अब आप आ जाइए। अरे वाह, ये घर तो अंदर से कितना ठंडा है, मानो जैसे कि मैं कश्मीर ही आ गई हूँ। और ये तांबे के बर्तन और फूलों का रास्ता, सब कितना रॉयल है। रिया ऐसे ही अंदर आ गई, जिसके बाद उसको और भी ज्यादा रॉयल फील करवाने के लिए उसके अंदर आते ही उसके ससुर, सास, ननद, जेठानी सभी ने उसको तोहफे दिए। अरे इन सब की क्या ही जरूरत थी। हे रिया, यूं नहीं सोचना कि जेठ जी ने तो कुछ दिया ही नहीं। मेरा और तुम्हारी जेठानी का तोहफा एक ही है। जी जेठ जी, रिया जानती है। अच्छा रिया चलो, अब रात हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। सुरभि रिया को कमरे में ले जाने लगी, जहाँ रिया ने अपने घर पर नजर मारी। उसका घर पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ था। रिया अपने घर में इधर उधर देख रही थी। उसके कमरे तक जाने वाला रास्ता भी फूलों की पत्तियों का रास्ता बना हुआ था। आपका घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब जब सुंदर सुंदर बहुएं उसके अंदर रहती है तो घर तो सुंदर लगेगा ही ना। चलो अब तुम जाओ, यही तुम्हारा कमरा है। सुरभि ने रिया को उसका कमरा दिखाया। वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा था।
कुछ देर तक तो रिया उसको बस देखती रही और जब सुमित रूम के अंदर आया तो वो सुमित से बोली, आपका कमरा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या करूं, मेरा ही तो कमरा है, तो मुझे ही पता नहीं है क्या? नहीं, वो असल में ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो मैं कभी ऐसे घर के अंदर रही नहीं हूँ ना। हाँ, मुझे तुम्हारे दुखड़े सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया? सुमित को अपने स्टेटस की लड़की चाहिए थी, जिसकी वजह से उसने रिया से अच्छे से बात नहीं की। लेकिन रिया ने सुमित की बात का बुरा नहीं माना और वो उसके साइड में ही लेट गई। सुमित सो गया था। लगता है कि सुमित जी को ये शादी जबरदस्ती करवाई गई। कोई नहीं, मैं इन्हें मना लूंगी। लेकिन ये बेड कितना नरम है, ऊपर से ये एसी की ठंडक। मायके में तो जब सोया करती थी तो जमीन भी आग उगलती थी, और आज कैसे सब ठंडा लग रहा है। रिया ऐसे बोलते हुए सो गई। ऐसे ही सिया को भी नींद आ गई थी। क्या हुआ, मुझे देर हो गई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं है, लेकिन हो जाएगी। आज के दिन जल्दी उठ जाओ ना। वैसे भी पहले दिन तो बहुएं जल्दी उठ ही जाती है, उसके बाद तो फिर उन्हें जैसे दिल करे वैसे उठे। नहीं, मेरे हिसाब से ये भी देरी ही है। मैं कभी मायके में इतना नहीं सोई हूँ। ये लो जूस पियो, और ये तुम्हारे आज के कपड़े हैं और ज्वेलरी है, इन्हें पहन लेना। उसके बाद मैं और नैना आप तुम्हें तैयार कर देंगी। ये तो बिल्कुल मूवीज की तरह है, जूस और ये सब। इतना रॉयल करने की क्या जरूरत थी? रिया की बात को सुनकर सुरभि मुस्कुराई, जिसके बाद रिया ने जूस पिया और वो नहा धोकर और उसने अपने ससुराल से मिले हुए कपड़े पहन लिए। जिसके बाद नैना और सुरभि ने रिया को तैयार कर दिया। फिर वो अपने ससुराल वालों के बीच पहुंची। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या बात है बहू, ये गाना तेरे ऊपर जच रहा है। शुक्रिया माँ जी। वाह दीदी, आज तो आप कत्ल ही कर रही हैं, सच में। तुम्हारी दीदी तो हीरा थी ही, बस उसको निखारने की जरूरत थी। सभी अखिलेश की बात को सुनकर मुस्कुराए। जिसके बाद रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई में आ गई। आज के दिन सुमित घर में नहीं था। रिया को उसकी जेठानी ने पहली रसोई का राशन दिखाया। ये रहा राशन, जो तुम्हारा दिल करे वो बना देना, ठीक है ना रिया? कितना ज्यादा राशन है, ये सारा हमारे ही घर का है। न लगी रिया? कुछ नहीं, जब घर में खाना बनाती थी तो नाम का राशन होता था। अभी ससुराल आने से पहले मैंने और मेरी बहन ने चोकर से रोटी खाई, और आज इतना राशन अपने घर में देखकर बस मन खुश भी है और उदास भी। समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। चलो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। सुरभि की बात को सुनकर रिया मुस्कुराई और उसने खाना बनाने को सोच लिया। रिया ने अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी और सब्जी बनाई, जिसमें उसका साथ उसकी भाभी और ननद ने भी दिया। और फिर सभी खाना खाने को बैठ गए। Indians don't know to make watch. No talent. The finest watch in the world. Totally made in India. टाइटन सिर्फ एक घड़ी नहीं, इस देश की पहचान बन सकती है। Your time starts now. क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है सुरभि। हाँ बना तो है, लेकिन तारीफ मेरी नहीं रिया की कीजिए, क्योंकि सब कुछ रिया ने ही बनाया है। कोई नहीं, आपके पति है तो आपका नाम लेकर ही तारीफ कर दी भाभी। खाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है भाभी। अरे भाई आप भी तो खाओ। हाँ खा रहा हूँ, क्या ही खास होगा इसका। सुमित ने ऐसे ही खाना मुंह में रखा, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया उसके होश उड़ गए। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, सच में। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इसकी तारीफ तो हरगिज नहीं करूंगा। इसका भी कोई स्टेटस है जो मैं इसकी तारीफ करूं? सुमित ऐसे ही सोचने लगा, लेकिन उसको खाना सच में बहुत अच्छा लगा था। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाकर निपट गए, जिसके बाद रिया को शगुन भी मिला। अब ऐसे ही चलते चलते रिया की शादी को 1 हफ्ता बीत गया। सभी रिया से खुश थे सिवाय सुमित के। ऐसे ही आज के दिन सुमित अपने काम से फ्री था। माँ आज मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। क्या? अरे आज भी वही,
अब तो तेरी शादी हो गई है, पहली बार तेरी छुट्टी का मौका आया है, बहू को साथ लेकर कहीं घूमने चला जा। बिल्कुल भी नहीं, और मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सुमित ने जाने से मना कर दिया। वहीं रिया खड़ी हुई थी। सुमित का जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन सुमित ने उसकी तरफ को देखा भी नहीं। जिसके बाद उसके पास उसके ननद और जेठानी आई। भाभी भैया की बात का बुरा नहीं मानो, अब तो आपको भैया को रिग्रेट करवाना है आपका ग्लो अप करके। सही